हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। व्यंजन जो स्वर थे उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आज बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो हम बताएंगे आपको व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या होता है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन क्या होता है, इस बार संगस्य व्यंजन क्या होते हैं, संगस्य व्यंजन क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, लुंठित व्यंजन क्या होते हैं। आज सभी क्वेश्चन जो व्यंजनों से बनते हैं उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जो हमारी आंतरिक श्वास जो होती है वो बाहर किसी ना किसी को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। अगर हम चौथा ले लेते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसमें जो होता है स्वर की सहायता भी ली जाती है और व्यंजन की भी सहायता ली जाती है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो हम मुख्य रूप से देखें व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखो, आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो मनुष्य का जब जन्म हुआ था तो हमारे अंदर से जो ध्वनियां निकली थी तो उनको हमने लिखित रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमने इन वर्णों का प्रयोग किया था। यही वर्ण स्पेशल अपना उसका कुछ महत्व होता है और वो किसी न किसी रूप में होते हैं। तो उन्हीं वर्णों के रूप को यहाँ पे दर्शाया जाता है। 11 टोटल जो थे हमारे स्वर थे और 33 टोटल क्या थे? व्यंजन थे। टोटल हमारे यहाँ पे हो गए 44 वर्ण। तो 44 वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वर और व्यंजन के रूप में होते हैं। लेकिन टोटल अगर वर्णों की बात करें तो टोटल कितने होते हैं हिंदी में? 52। कभी कभी 56 54 भी किताबों में लिखा हुआ है। अब 52। अब बच्चे कौन से तुम्हारे? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चार ये चार ये। तो अगर 44 में 8 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे आपके? 52 वर्ण। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे 52 जो वर्ड हैं वो हिंदी में दिए गए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे 5 वर्गों में डिवाइड किए गए हैं। वो 5 वर्ग कौन से हैं? का वर्ग से लेके चा वर्ग तक 5 वर्ग बनाए गए हैं स्पर्श व्यंजनों के। तो का वर्ग जो बात करता है वो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं? तो 5 व्यंजन आते हैं। फर्स्ट आता है का खा गा गा ड़ा। तो ये 5 व्यंजन होते हैं, ये का वर्ग में होते हैं। चा वर्ग की बात करें तो हम चा छा जा जा वाह। तो ये 5 जो व्यंजन इसमें आ गए। टा वर्ग में टा ठा डा डा पड़ा। इसके बाद ता था दाना, ये ता वर्ग में आ जाते हैं। पा वर्ग की बात करें तो पा वर्ग में आते हैं पा फा वा बा मा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में डिवाइड है, तो आपका 5 वर्गों में डिवाइड है। कौन कौन से? का वर्ग से लेके आपके पा वर्ग तक। अगर बात करें कहां से कहां तक, तो का से लेकर आपका मा तक। तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक दिए गए हैं और स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो आपकी है 25। तो इस प्रकार आपके अगर स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन आता है या किसी वर्ग का दूसरा वर्ग कौन सा होता है स्पर्श व्यंजन में, टावर का तीसरा कौन सा होता है, टावर का दूसरा कौन सा होता है, टावर का पांचवा कौन सा होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको स्पर्श व्यंजन में केवल का से लेकर पा वर्ग तक आपको 5 वर्ग याद रखने हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी बात याद रखनी है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और 5, मतलब इन 5 वर्ग में 5वां वर्ग कौन सा है, छठा वर्ग कौन सा, तीसरा वर्ग कौन सा है, ये सब याद रखना है। तो अब हम चलते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन की ओर। तो हमारे अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है आपकी 4। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे? 4। या रा ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है? कि हमारी जो श्वास वायु जब अंदर से बाहर की तरफ आती है तो वो अंदर के किसी ना किसी पार्ट को छू के बाहर निकलती है। तो इसी कारण इन ध्वनियों को क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन। तो ये कितनी है हमारी? 4। या रा ला और बा। इसके बाद हम बात करें अगर ऊष्म व्यंजन के, तो ऊष्म व्यंजन जिसमें हमारी ध्वनि निकलती है लेकिन ऊष्मा भी साथ में ले आती है बाहर, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। या जो व्यंजन घर्षण करते हुए हमारे मुख से बाहर निकलती हैं जो ध्वनियां, वो क्या कहलाएंगी? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो 4। सा और हा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं तुम्हारे? 4। अब वहां पे क्वेश्चन जो दिया जाएगा कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। इन चारों में से एक व्यंजन आपका वहां पे रख देगा और एक आपसे पूछ देगा इसमें से नहीं है, इसमें से कौन सा है। मतलब क्वेश्चन अपने तरीके से वो डेवलप करेगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करते हैं तीसरा ऊष्म व्यंजन हो गया, आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या आ जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब ही होता है कि जो ध्वनियां हमारे किसी ना किसी ऊर्धा मतलब मूर्धा को, ओष्ठ को, दंत को, दंतोष्ठ को, किसी ना किसी को पार्ट को हवा जो होती है बाहर निकलती है वो छू के बाहर निकले, तो उन्हीं वर्णों को अलग अलग डिवाइड किया गया पार्टों में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जो व्यंजन या जो वर्ण स्पर्श संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं, लड़खड़ाते हुए, तो उनको क्या कहा गया? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है आपकी 4। कौन कौन से? चा, छा, जा और झा। तो ये 4 आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं जो संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं। अब बात हम करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। ये भी वर्ड सा, सा और सा, ये ऐसे 3 वर्ड है जो संघर्ष करते हुए, ये मतलब किसी ना किसी वर्ड को स्पर्श करके बाहर निकलेंगे, और ये वाले पार्ट है जो संघर्ष करते हुए बाहर निकलेंगे। तो वह है आपके 3। तो इसमें केवल थोड़ा ही अंतर है, इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन और इसमें केवल संघर्षी व्यंजन। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे व्यंजन की, तो ये होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन मतलब हो रहा है जो पीछे से निकल के आता है बाहर, वो क्या होगा तुम्हारा? पार्श्विक व्यंजन। ये कौन सा होता है तुम्हारा पार्श्विक व्यंजन? ला। तो वहां जो क्वेश्चन पुटअप होगा कि संघर्षी व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, पूछेगा लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लुंठित व्यंजन आपका पूछा गया है शायद टेट में, यूपी टेट पूछा था, उसमें पूछा था। तो लुंठित व्यंजन जो होता है वो आपका रा है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ा और ड़ा, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 2। इसके बाद हम इधर बात कर लेते हैं अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं। तो या और वा, इन्हीं को हम अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी 5। तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कौन कौन से? ड़ा, वाड़ा, ना और वा। ये 5 जो व्यंजन है वो आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें काकल वर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, काकल वर्ण पूछा जा चुका है कि काकल वर्ण कौन सा होता है। तो काकल वर्ण की बात करें तो कौन सा होता है तुम्हारा? हा। हा को काकल वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वाले जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग बारे में। तो अब बात करें हम संयुक्त व्यंजन। जो यूपीएसआई 2016 का पेपर हुआ था उसमें आपका छात्रा गया और सिरा, इसमें से एक पूछा गया था कि जैसे छा पूछ लिया था कि छा का निर्माण किन किन ध्वनियों से होता है या किन किन वर्णों से होता है। तो यहाँ पे देख रहा है छा, जो छा है वो आधा का, आधा सा और आ, ये 3 ध्वनियां जब मिलती हैं तो हमारे 6 वर्ण का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार त्रा, इस संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है? त्रा, तो ता र आ, तो मतलब आधा ता आधा रा प्लस आ मिलकर क्या करते हैं? संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है? जो वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर निर्माण हुआ है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अगली बात करें ज्ञा की, तो इसका निर्माण कैसे होता है? ज्या प्लस वा प्लस आ, इससे होता है। श्रा की बात करें तो आधा सा प्लस आधा रा प्लस आ, तो श्रा बन जाता है। तो इस प्रकार हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या है वो हमारी 4 है। और इसमें जो आपको याद रखना है कि इनका निर्माण किन किन ध्वनियों से हुआ है, तो वह आपके इधर दिया गया है। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट करके याद बना के वहां पे याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इधर वाले की बात। ये भी बहुत पूछा गया है कि सघोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या होते हैं? जो ध्वनियां हमारे अंदर से कंपन करते हुए, जैसे हम बाहर कोई वर्ण निकाल रहे हैं और ऊपर वाली जो स्वर होती है वो कंपन अगर करने लगे तो उसी को बोला जाता है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? अगर हम स्पर्श व्यंजन है, इसके हम यहाँ पे दिए गए तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष
व्यंजन होता है। वहां पे कहेगा सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसके प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें जो अक्षर होते हैं वो आपके सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं अघोष व्यंजन क्या होते हैं, तो अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ये कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है वो आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। इसके बाद इनमें दो क्वेश्चन और ऊपर बन जाएंगे। नंबर 1, अंतस्थ व्यंजन को भी सघोष व्यंजन में रखा जाता है। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन को भी आपके अघोष व्यंजन में रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण जब हमारी कोई ध्वनि अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है और उससे जिस ध्वनि का निर्माण होता है या जिस वर्ण का निर्माण होता है उसको हम बोलेंगे अल्प प्राण व्यंजन। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। अगर हम बात करें महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं, तो जिन ध्वनियों बाहर निकलती हैं, जो ध्वनियां उनमें जब वायु मात्रा ज्यादा मात्रा में निकलती है तो उनको महाप्राण व्यंजन कहा गया है। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। इसमें और क्वेश्चन आगे बन जाते हैं कि शिथिल व्यंजन कौन से होते हैं, तो सघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन इन दोनों को मिला के ही शिथिल व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनको यहां से याद रखना कि सघोष और महाप्राण क्या कहा जाता है, शिथिल व्यंजन कहा जाता है। सघोष व्यंजन क्या होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सघोष व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम बात करें अघोष और अल्पप्राण, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया कठोर व्यंजन। कि कठोर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपके अघोष व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन इन दोनों को हम अगर मिला दें तो ये आपके कठोर व्यंजन बन जाएंगे। तो अघोष व्यंजन क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष व्यंजन होता है। अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होता है। अब हम एग्जाम्पल के स्वरूप में ले लेते हैं। जैसे हमने बात की कि सघोष व्यंजन क्या होता है, तो हमने यहाँ पे बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तो ये हो गए आपके तीसरे, चौथे और पांचवा। का वर्ग में अगर देखें हम सघोष व्यंजन कौन से हो गए, तो का वर्ग ये लिखा है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये है, तो गा, घा, औड़ा, ये आपके जो तीन वर्ण हैं ये आपके किस में आ जाएंगे, सघोष व्यंजन में आ जाएंगे। इसी प्रकार हम पांच वर्ग में कोई से भी तीसरे, चौथे, पांचवें उठाएंगे तो ये आपके सघोष व्यंजन, या ये वाले जो वर्ण होते हैं आपके सघोष व्यंजन के रूप में आ जाते हैं। इधर वाले की अगर पहले दूसरे की बात करें तो ये किस में आ जाएंगे, आपके अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। इस प्रकार आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो स्वर जो थे हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 स्वर वाला देख लो, इसके बाद पार्ट नंबर 2 व्यंजन वाले देख सकते हो। तो व्यंजन से इतने ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें आज समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।